था एक जमाना जाड़े में हम कौड़ा खूब चलाते थे, तब बैठ उसी के इर्द गिर्द ठंडक को दूर भगाते थे। दादा दादी संग बतियाना तब अपना ज्ञान बढ़ाता था, उनके अनुभव का किस्सा भी बच्चों के मन को भाता था। खो खो या खेल कबड्डी हो, सब के सब अद्भुत होते थे। सुनने को कथा परी वाली हम दादी के संग सोते थे। लेकिन अब वैसी बात कहाँ, एकल होते परिवारों में हो गई चिनाई खुशियों की ऊंची ऊंची दीवारों में। हमारे मूल्य और विश्वास उस समय से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें हम बड़े होते हैं। समाज भी समय के साथ विकसित होता है और इसके साथ ही लोगों की मान्यताएं और मूल्य भी बदलते हैं। इस विकास के कारण अलग अलग पीढ़ियों के दुनिया को देखने के तरीके में परिवर्तन आता है, उनकी सोच में अंतर होता है और इसी बदलाव को हम पीढ़ी अंतराल या जेनरेशन गैप कहते हैं। पीढ़ी के अंतर की अवधारणा एक पुल की तरह है जो अलग अलग उम्र के लोगों को जोड़ता है, लेकिन अक्सर अधूरा सा लगता है। ये विभिन्न पीढ़ियां जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चों के बीच विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोणों में अंतर को संदर्भित करता है। पीढ़ीगत अंतर के कुछ कारण हैं। विकासात्मक परिवर्तन की दर, गतिशीलता में वृद्धि और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि मूल्यों और विश्वासों में अंतर पैदा करने का कारक मानी जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन की तीव्र दर ने पीढ़ी अंतराल को बहुत अधिक प्रभावित किया है। 1800 के दशक में समाज में विकास धीमा था। परिणाम स्वरूप 2 या 3 पीढ़ियां ही ऐसी जीवन शैली जी रही थी जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी। पीढ़ियों के बीच बहुत अंतर नहीं था। हालांकि 20वीं और 21वीं सदी में हुई तकनीकी और सामाजिक प्रगति को देखते हुए एक पीढ़ी के अंतर वाले व्यक्तियों की जीवन शैली एक दूसरे से काफी अलग है। शिप्रा जी, हमारे कार्यक्रम का विषय है जब 2 आयु वर्ग के लोगों के बीच में विचारों में अंतर आता है, जिसे हम पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप कहते हैं, उससे आपका क्या अभिप्राय है? सर, अगर हम बात कर रहे हैं पीढ़ी अंतराल की, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 विभिन्न आयु के लोग हैं उनके विचारों में मतभेद, टकराव, बहुत बड़ा डिफरेंस। ये अंतर माता पिता उनके बच्चों के बीच में भी हो सकता है। जी। ये अंतर अभिभावक और जो उनके शिष्य हैं उनके बीच में भी होता है। यही अंतर हर एक जगह देखने को मिलेगा और ये टकराव जो है यही मतभेद पैदा कर रहा है। क्यों है ये? एज। एक जो जनरेशन है उसे बहुत ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा है, वो अपने जिंदगी के खट्टे और मीठे अनुभवों से अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाना चाहती है। पर वो नई जनरेशन है, नया खून है, वो नए नए जो कहना चाहिए जिंदगी के अनुभव है उनको लेना चाहती है और अपने जो पुराने लोग हैं उनसे कोई भी विचार शायद साझा करना नहीं चाहती, कोई रोक टोक बर्दाश्त करना नहीं चाहती और इसे ही हम कहेंगे पीढ़ी अंतराल। माता पिता और बच्चों में प्यार है, लेकिन जहां बात आती है उनके किसी भी पर्सनल मैटर में दखलंदाजी का, तो उसमें बच्चों के हिसाब से वो जनरेशन गैप होता है जो माता पिता अपने विचारों को उनके हिसाब से थोपना चाहते हैं। और वो माता पिता की बात करें, वो थोप नहीं रहे होते हैं बच्चों पे, वो अपने जिंदगी के अनुभवों को साझा कर। मेरा जो अपना अनुभव बिल्कुल अलग है। हम आते हैं अपनी सोसाइटी में, जैसे आजकल हम देख रहे हैं 15-16 सालों में देखिए जो एक जनरेशन गैप आया है, हम आज भी उसी चीज पर अटके हुए हैं अपने टेलीविजन पर। हम आज भी थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़े तो हम फेसबुक पर हैं, लेकिन जो आज की नई पीढ़ी है वो कहाँ पर है? इंस्टाग्राम पर है, वो रील्स पर है। हम वही दूरदर्शन के गानों पर भी हैं, हम उसी म्यूजिक पर भी हैं, हम चलचित्र पर भी हैं, पर वो बच्चे किस चीज पर है? उनके लिए एक दुनिया बिल्कुल अलग है। आपने कहा कि जब आप अपना करियर एक तरीके से शिक्षिका के तौर पर शुरू कर रही थी तो जो बच्चों में कल्चर होता था और आज के जमाने के जो बच्चे आ रहे हैं उनके कल्चर में कहीं ना कहीं आप डिफरेंस पाती हैं। ये डिफरेंस कहीं बच्चों की जिंदगी में आधुनिकता का प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभाव तो नहीं है? सर, सबसे बड़ा तो प्रभाव टेक्नोलॉजी का ही है। काश 15-16 साल पहले भी टेक्नोलॉजी अगर होती और इतनी अगर ना एडवांस होती तो शायद आप देखिए एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। पहले का बच्चे में भूख होती थी अपने टीचर से, गुरु से शिक्षा लेने की, पर आज के बच्चे के पास शॉर्टकट है कि उसके पास यूट्यूब वीडियोस है। तो आ गया जनरेशन गैप। मैं चाहती हूँ कि बच्चे को मैं ज्ञान दूं और ऐसा नहीं सारे बच्चों के लिए बच्चा, लेकिन शायद उसे लगता है ये ज्ञान मैं अर्जित किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, पर पहले तो ये बातें नहीं थी। और अगर हम बात आज की कर रहे हैं, आप अगर 80 साल
पहले भी जाएंगे। देखिए जनरेशन गैप तो चलता आ रहा है। हर नई जनरेशन को लगता है कि वो एडवांस है और पुरानी जनरेशन थक गई है, और पुराने वालों को लगता है कि हमारे अनुभव ज्यादा अच्छे हैं। जो आज बूढ़ा है वो कभी पहले जवान भी था, जो आज जवान है वो कभी बूढ़ा भी होगा। और ये जनरेशन गैप, ये छोटी सी जो खाई है वो थोड़ी बहुत तो रहेगी, बस ज्यादा ना बढ़े, इसी बात का हमें ख्याल रखना है। आपके प्रोफेशन से भी एक अगर प्रश्न लें तो जो शिक्षण तकनीकी आप अपने टीचिंग में इस्तेमाल करती थी, या जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं और जो इस्तेमाल आप करती आ रही हैं, आपका भी 15-16 वर्ष का अनुभव है अध्यापन का, अब जो नए अध्यापक आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें ही पीढ़ी अंतराल दिखता है। जी सर, जो नए टीचर्स आज आ गए उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एनर्जी लेवल में फर्क है, एनर्जी सबकी है कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं, लेकिन जो एक उनका तरीका है पढ़ाने का, मैं आज भी चौक डस्टर को प्राथमिकता दूंगी। पर आजकल हम एक हाईटेक चीजों पे आ गए हैं कि हमारे हाथ में टैबलेट है, हमने लिखा और हो गया। यहाँ भी विचारों में अंतर आया। हम ये समझते हैं कि चौक डस्टर लेकर एक अध्यापक बोर्ड पे खड़ा है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर अलग पड़ता है। और आज एआई के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में कोशिश ये होती है कि वीडियोस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा दिया जाए। तो क्या हमारे विचार से शायद प्रभाव, बच्चों को लगता है नहीं वो वाला जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा है जो हमें आजकल टैबलेट पे पढ़ाया जा रहा है, पर हमें आज लगता है नहीं, आज भी एक मास गैदरिंग क्लास में हो, सारे बच्चे क्लास में हो, हम चौक से लिख रहे हो, डस्टर से मिटा रहे हो, वो जो इफेक्टिवनेस है टीचिंग की वो हमेशा हमारे लिए रहेगी। और शायद नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि एआई का जमाना है, टैबलेट वही स्मार्टफोन्स, उनके लिए शायद वो तरीका ज्यादा बेटर। जो आजकल लोगों में एब्जॉर्बिंग पावर है, किसी बात को बर्दाश्त करने की पावर, वो कितनी कम हो गई है। आप ही देख लीजिए 15-16 साल, क्या 20 साल पहले अगर एक बच्चे को स्टिक से मारा भी गया, बच्चा उफ नहीं करता है। आज अगर आपने उसे हाथ भी टच कर दिया, वो क्या, उसके माता पिता आपके सामने खड़े हैं और आपकी जो छवि है एक बिल्कुल खराब टीचर की बन जाती है। तो माहौल तो बहुत खराब हो ही गया है। और हाँ, जनरेशन गैप इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, पर कुछ हमने बना दिया है जनरेशन गैप को। हमने ये साबित कर दिया है कि नई जनरेशन है वो कुछ ज्यादा एडवांस है। डिपेंड तो हम पे कर रहा है ना, पुरानी जनरेशन इतनी लिबर्टी क्यों दे रही है नई जनरेशन को, हम उन्हें इतना एंटरटेन कर ही क्यों रहे। कहीं ना कहीं हमें समाधान कहाँ दिखता है? समाधान यही है, आपस में बात करना बहुत जरूरी है। थोड़ा आप झुकें, थोड़ा मैं झुकूं, एक पॉइंट हमें वो लाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा है कि पुरानी जनरेशन सोचे कि हमें भी बच्चों के साथ चलना है, और बच्चे भी अपना ईगो साइड में रखते हुए ये सोचे कि नहीं, हमें भी पुराने लोगों के, अपने बड़ों के जो उनका जिंदगी का अनुभव है उसको अपने साथ लेते हुए जिंदगी में कामयाबी हासिल। और इसमें आपके और हमारे जैसे मध्यम आयु वर्ग के लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, हम बीच में आ गए। हमने पुरानी पीढ़ी के अनुभव भी देखे हैं, आजकल के जो नए किशोरावस्था के बच्चे हैं उनको भी देख रहे हैं। तो हमारा रोल बहुत अहम है। हम एक सूत्रधार बन सकते हैं, हम एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। हम जो पुराने लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो अपने तरीके से नई पीढ़ी को दें, और नई पीढ़ी के जो सुझाव कहूँ या उनके जो अपने आइडियाज हैं, वो जो नए तरीके से कुछ करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा दोनों को मिक्स करें और एक जगह पे लाने की कोशिश। जिस एज में आज हम जी रहे हैं, जो जिंदगी हमारे पास है, जिस आयु वर्ग के हम हैं, हमारे पास बहुत अच्छा वक्त है कि हम पुरानी और नई जनरेशन को संग में लाके खड़ा करें। जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर परिहार्य है, क्योंकि अलग अलग समय पर जन्मे लोग साथ आने के लिए बाध्य हैं। मूल रूप से पीढ़ी को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है परंपरागत, जिसमें आने वाले व्यक्ति वो हैं जो नियमों का पालन करने और लोगों का सम्मान करने में विश्वास रखते हैं। दूसरे हैं बेबी बूमर्स। इस पीढ़ी के लोग आर्थिक और सामाजिक समानता को देखते हुए बड़े हुए हैं। इनका जन्म 1960 से 1970 के बीच में हुआ है। वे सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा होने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा समूह है जनरल एक्स। 1980 के दशक में पैदा हुए व्यक्ति जिन्होंने उभरती हुई तकनीक, राजनीतिक शक्तियों और प्रतिस्पर्धा को देखा है। उस समय के दौरान हाथ से चलने वाले कैलकुलेटर, ईमेल और हल्के वजन वाले कंप्यूटर सामने आए। चौथा समूह है सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम। वो नवीनतम पीढ़ी जिन्होंने तकनीकी प्रगति देखी है। केबल, लैपटॉप, वीडियो गेम, मीडिया, संचार आदि के दौर के लोग। मिलेनियम समूह को इमर्जिंग एडल्टहुड के नाम से भी जाना जाता है। इस पीढ़ी के लोगों का मानना है कि 25 की उम्र तक वे स्वतंत्र हो जाते हैं। वे बढ़ना, तलाशना और प्रयोग करना पसंद करते हैं। पीढ़ी के बीच अंतर को बढ़ाने में तकनीक की भी अहम भूमिका है।
युवा पीढ़ी अक्सर तकनीक के मामले में आगे होती है, जबकि पुरानी पीढ़ी को तेजी से बदलते डिजिटल युग के साथ सामंजस्य बिठाने में खासा समय लगता है। ये तकनीकी विभाजन भी अलगाव और हताशा की भावना को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। जनरेशन गैप या पीढ़ी अंतराल, ये शब्द 1960 के दशक में सामने आया, जब ये अंतर पहली बार इस दशक की युवा पीढ़ी में देखा गया। बच्चों के विचार और विश्वास उनके माता पिता से भिन्न थे। ये प्रौद्योगिकी को अपनाने वाली पहली पीढ़ी के लोग थे। ये लोग टेक्निकल गैजेट्स और लेटेस्ट टूल्स के इर्द गिर्द पले बढ़े थे। तब से लेकर आज तक युवा में, उसकी सोच में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को नई दिशा, नई तकनीक दी है इस युवा वर्ग ने। आज का युवा अधिक स्वतंत्रता चाहता है अपने हर फैसले को स्वयं की इच्छा अनुसार पूरा करने के लिए, जबकि पुरानी पीढ़ी के लोग पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपने बच्चों को व्यवहार करता देखना चाहते हैं। और यहीं से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मतभेद की शुरुआत होती है। यौवन या युवावस्था एक भावनात्मक और मानसिक अवस्था का नाम भी है। ये जीवन का वो समय है जब मनुष्य ऊंचे ऊंचे आदर्शों और कठिन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है। समुद्र को लांघना चाहता है, पर्वतों को कदमों से नापना चाहता है और आसमान के सितारों को धरती पर उतारना चाहता है। वहीं दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी को तेजी से बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ जाता है। यहीं से शुरुआत होती है वैचारिक मतभेद की ओर, अपने अपने जमाने की खूबियों को दूसरों से ऊपर रखने की। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने ढंग से जीवन और समाज के विकास के लिए तत्पर हैं, लेकिन तरीका और सोच भिन्न भिन्न होने के कारण ये संघर्ष जन्म लेता है। आज की युवा पीढ़ी इस जनरेशन गैप को लेकर क्या सोचती है, क्या समझ रखती है? आइए अब ये सुनते हैं। मेरा मानना है दो तरह की लोग जिनमें एक अच्छा खासा उम्र का अंतर हो, उसको हम वहाँ पे पीढ़ी अंतराल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, आप जैसे संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपके माता पिता साथ में हैं, आपके बड़े भाई भी साथ में हैं, उनके बच्चे भी साथ में हैं, तो आपको इन सब में कहाँ कहाँ ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं विचारों में, आपस में किसी मुद्दे को लेकर सोचने का तरीका सबका अलग अलग है? मैंने देखा है नॉर्मली, जैसे मैं जॉब में हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो जिस दिन स्कूल बंद रहेगा तो उनकी लाइफ बड़ी इजिली रहती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्कूल ही जाना हो या फिर स्कूल बंद हो, हमारे एक नियम है सुबह 5 बजे जगना, एक्सरसाइज करना, घूमना। लेकिन बच्चे सोचते ये हैं कि आज स्कूल बंद है तो क्यों ना आज 8 बजे 9 बजे सो के जगा जाए, वहां पर जाएंगे। तो उनका एक अपना एक पूरा रूटीन खराब हो जाता है। और मैंने देखा है कि आप सुबह जगते हैं तो सुबह सही समय पर जगने पर आपके पास पूरा दिन बचता है एक अच्छा काम करने के लिए। और जब बच्चे वो जगते हैं 8-9 बजे के आसपास मान लीजिए, तो उनको लगता है कि पूरा दिन खत्म हो गया है और उनके पास काम करने के लिए समय उनके पास बहुत कम पड़ता है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी के मामले में पड़ता है। हालांकि हम लोग आज भी बहुत तेज हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चे हमसे इस मामले में ज्यादा हैं, कई गुना ज्यादा आगे हैं। तो एक ये भी जनरेशन गैप के तौर पर मुझे लगता है। ये जो आपने टेक्नोलॉजी की बात कही, कहीं ना कहीं इसे सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं कि बच्चे हमसे टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात सही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो जाहिर सी वाली बात है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, विज्ञान तरक्की करेगा तो उसमें नई नई चीजों की खोजबीन होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे आजकल ये चीजें पढ़ रहे होते हैं तो उनकी समझ, उनकी जानकारी हमसे ज्यादा होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे लिए प्लस चीज ये है कि हम भी एक टीचर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने बच्चों को अच्छी चीज दे पाएं, गुणवत्ता दे पाएं शिक्षा के तौर पर। इसलिए हमें भी अपडेट रहने की जरूरत है। पढ़ने और पढ़ाने की मेरी आदत है तो मुझे अपडेट रहने में मजा आता है, और यही वजह है कि मेरे स्कूल के बच्चे भी अपडेट इन चीजों में रहते हैं। आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ना कहीं हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या अपना निजी जीवन का क्षेत्र हो, उसमें हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख लेते। ये एक पॉजिटिव चीज है। हम अपने बुजुर्गों से क्या सीखते हैं? बुजुर्गों से सीखने के लिए तो चीजें बहुत हैं। कहते हैं कि बुजुर्ग घर में भले कोई काम ना करता हो, लेकिन बरगद के पेड़ की तरह रहता है, वो जब तक रहेगा उसकी छाया आपको मिलेगी। बुजुर्गों के पास तजुर्बा होता है और उसके तजुर्बों का यदि हम उपयोग करें तो जो समस्याएं उसके सामने आई होती हैं, उन समस्याओं से हम लोग बच जाते हैं, जिसे बोलते हैं अनुभव। और ऐसा ही अनुभव जैसे मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे अनुभव ले और जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में कभी करी होंगी वो गलतियों से दूर रहे। ऐसा ही सोच मेरे पिताजी की रही होगी। तो ये पहले क्या लाइफ थी, स्लो चलती थी, लेकिन
लेकिन अब लाइफ स्लो नहीं है, और जो इस लाइफ में तेज नहीं चल पाएगा वो पिछड़ जाएगा। और ये कह भी दिया जाता है कि जो बहुत स्लो चलता है, कह देते हैं लेजी है, लूजर है, तो ऐसे तमगे उसको मिल जाया करते हैं। जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं उनकी समझ तो बहुत है, कहीं ना कहीं अधिक उम्र होने की वजह से उनके फैसले लेने में देर हो सकती है, या कह दीजिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगा लेते हैं। जो नई पीढ़ी है उनको लगता होगा कि कोई भी चीज तुरंत फुरत हो जाए। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं हम लोगों में, बच्चों में, हमारी पीढ़ी में एक समझ की कमी है। हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों की कदर नहीं कर पाते। उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सही है, और पिता को लगता है कि जो पिता कह रहा है अपने बेटे से उसकी वो वाली बात सही है। एक ये कि लोगों में कहीं ना कहीं किसी चीज को सहन करने की क्षमता, बात को कहने की गुणवत्ता, बात को कहने का तरीका, इस चीज की भी कहीं ना कहीं उनमें कमी है। उसे लगता है कि तुरंत प्रतिक्रिया वहां पर दे देता है। एक पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने, कुछ गलत ना कर दे जिसे बाद में समाज में बुरा हास्य तौर पर हमको वहां पर दिखाना पड़ेगा। आपने कहा एक पिता अपने बच्चे से हमेशा बेहतरी की उम्मीद चाहता है। वो अनुभव की बात आ जाती है कि अपने बाल्यकाल में या किशोर जीवन में या युवा जीवन में जो गलतियां एक पिता के द्वारा की गई होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन गलतियों से रोकने के लिए पिता जो है अपने बच्चों पर बंदिशें लगा, माता पिता, मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो बंदिशें कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करती चली जाती। माता पिता बंदिशें नहीं लगाता, उससे तजुर्बा है जो अपने उस तजुर्बे को बात के रूप में अपनी संतान से कहता है, जिसे संतान उस बंदिशों के तौर पर महसूस करती है। ये मिसकम्युनिकेशन है एक तरीके का, कि वो मतलब आपस में एक दूसरे समझ नहीं पाते। लग रहा है कि मेरे पिता मुझ पर पाबंदी लगा रहे हैं, जबकि वास्तव में वो उसके हित की वाली बात कर रहे होते हैं। वही चीज। तो ये कहीं ना कहीं गैप ही है। अगर कहीं पर ये गैप उत्पन्न हो रहा है या कहीं पर भी दो आयु वर्गों में इस तरीके के हितों का टकराव या वैचारिक संघर्ष हो रहा है, क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए? उपाय तो बहुत जरूरी करना पड़ेगा। यदि हमने इसके बारे में बच्चों को नहीं समझाया तो निश्चित हमारे भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो जरूर कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाएगा। मेरा अपना मानना यह है कि कम से कम दिन में एक बार पूरे परिवार को एक साथ खाना बैठ के जरूर खाना चाहिए। बहुत सही, क्योंकि वो इसलिए खाने की टेबल पर हम दिन भर की विचार विमर्श हम वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक दूसरे की बातों को सम्मान देना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए, बच्चे की बात को भी ध्यान से सुनते हुए महत्व देना चाहिए। कभी भी बच्चों की बात को एकदम नकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उसकी बात को कहने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए, बच्चे की भावनाएं आहत भी ना हो, बिल्कुल, और उसको लगे कि हाँ मेरी बात मान भी ली गई हो। एक ये कि जिसे हम बोल सकते हैं समझ विकसित करना, समझ वहाँ पर होनी चाहिए। जो समान गुण होते हैं, जैसे आपस में हो सकता है कोई गुण मेरे अंदर भी हो और वही गुण मेरे बच्चे में भी हो या वही गुण मेरे पिता में भी हो, तो क्यों ना हम उन गुणों पर चर्चा करके आपस में बातचीत के रास्ते खोलने के प्रयास करना चाहिए। अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए आपस में, अच्छा तालमेल वहाँ पर होना चाहिए। ये भी सच है कि दुनिया में जितना बदलाव पुरानी पीढ़ी ने देखा है वो ना तो हम में से किसी पीढ़ी ने देखा है और ना ही हमारे बाद किसी पीढ़ी के देखने की संभावना लगती है। ये वो पीढ़ी है जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और हवा महल जैसे कार्यक्रम बड़ी शिद्दत से सुने हैं। कथानक कहानी कहने की कला के माध्यम से बुजुर्ग अपने जीवन काल के अनुभव से सीखे गए सबक युवा पीढ़ी को उस ज्ञान का उपयोग करने और अपने अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। पुरानी पीढ़ी नए जमाने के साथ अपनी सोच, अपनी आदतें, अपना सहयोग कायम रखती है, लेकिन युवा पीढ़ी को लगता है कि पुरानी पीढ़ी को अपने जमाने का गुणगान करने की जगह नए जमाने में हो रहे बदलाव को अपनाना चाहिए। वहीं पुरानी पीढ़ी मानती है कि जो खूबसूरत रिश्ते संजोने और उनकी मिठास बांटने वाले लोग उन्होंने देखे हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतने ही खुदगर्ज, बेमुरव्वत, अनिश्चित, अकेले और निराशापूर्ण होते जा रहे हैं। इसीलिए पुरानी पीढ़ी गाथाओं के इतिहास से आते हुए अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती रहती है, इसी आशा के साथ कि उनके पूर्वजों की आवाजें भविष्य की पीढ़ियों के दिल और दिमाग में गूंजती रहें। अलग अलग पीढ़ियां अलग अलग तकनीकों, सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक माहौल वाली दुनिया में पले बड़े हैं, इसीलिए नजरिए भी अलग अलग हैं। पुरानी पीढ़ी आज की पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखती है, कैसे इस अंतर को पाटना चाहती है, इस संबंध में कुछ जान लेते हैं।
कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री अचल राज पांडे जी। आप वरिष्ठ आयु वर्ग को बिलोंग करते हैं, एक रिटायर्ड सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपका इस पे क्या विचार है? हमारा लालन पोषण हुआ था लोअर मिडिल क्लास में, फिर हमने मेहनत करी, आगे बढ़े, कोशिश करते गए, लेकिन हमारी मानसिकता क्या बनी रही है? हमारी मानसिकता वो बनी रही जो हमें हमारे परिवेश से मिला, हमारे आर्थिक वातावरण से मिला। सारा चिंतन, सारा विचारधारा इसी पे रहती थी कि एक तो ये महीने के खर्च ये सब पूरे हो जाए, और दूसरी विचारधारा ये रहती थी कि हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ बचा कर। लेकिन अब आज की पीढ़ी की जब मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी आर्थिक रूप से हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है, और जब वो बहुत अच्छी स्थिति में है तो हमारे और उनके विचारों के बीच में क्लैश होना बड़ा स्वाभाविक है। और वो स्वाभाविक क्लैश क्यों है? क्योंकि हम अगर चीज कोई बाजार से लेने जाएंगे तो मैं कहूँगा भाई सस्ती हो, टिकाऊ हो और ड्यूरेबल हो, अच्छी हो, दैट्स ऑल। और मेरे बच्चे भी इस चीज को लेने जाएंगे तो वो इन सब मानदंडों को छोड़ देंगे और वो उससे कहेंगे भाई ब्रांडेड हो, बढ़िया हो। और एक दूसरा कारण और भी है जो बहुत ही बड़ा है, पहले परिवार में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बुआ भी होती थी, मौसी भी होती थी, ये सारे पारिवारिक रिश्ते होते थे। और हम बचपन से उन पारिवारिक रिश्तों की वैल्यू को जानते थे और हम इसी परिवेश में बड़े होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, समय के साथ साथ लोगों के 1-1, 2-2 बच्चे होने लगे। तो अब क्या हुआ, किसी के चाचा हैं तो ताऊ नहीं, किसी के मौसी हैं तो बुआ नहीं। तो इस तरह की जब हुई तो परिवार बहुत सीमित होते रह गए। तो हमारे बच्चों ने ये देखा ही नहीं कि भाई परिवार में इतने लोग होते हैं और उनके साथ साथ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। तो अब एडजस्टमेंट एक दिन में तो सीख नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब सरकारी नौकरी में थे तो हमारे पास एक आर्थिक सुरक्षा थी। अब आजकल के लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास वो आर्थिक सुरक्षा नहीं है जो हमारे पास थी। बिल्कुल। हम अगर नौकरी में लग गए तो कंफर्म हो गए तो फिर हमारी नौकरी छूटेगी नहीं जब तक हमने कोई फ्रॉड या बहुत गलत काम कोई नहीं कर लिया। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो है एम्प्लॉयर वो भी निकाल सकता है और एम्प्लॉय खुद भी स्विच ओवर कर देते हैं, और वो सिर्फ स्विच ओवर इसलिए कर देते हैं कि उनको ज्यादा पैसा मिले। तो उनमें असुरक्षा की भावना ज्यादा है, और जब असुरक्षा की भावना ज्यादा होगी तो उनकी विचारधारा डेफिनेटली बदल जाएगी। अब इसमें सामंजस्य दोनों को बैठाना है। बिल्कुल। नई पीढ़ी को भी बैठाना है और पुरानी पीढ़ी को भी बैठाना है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक विचार दिमाग में आता है कि जो वर्तमान युवा पीढ़ी है या अध्ययन करने वाले किशोर किशोरियां हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी कामकाज करते हुए उनकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं तकनीक का प्रभाव होता है, और उस तकनीक से अगर वरिष्ठ आयु वर्ग के लोग या मध्यम आयु वर्ग के लोग परिचित होते हैं या नहीं होते हैं तो उन दोनों वर्गों की कार्यशैली में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता चला जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जाएगी, तो जाहिर है जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत जल्दी सीख लेगी और पुरानी पीढ़ी को उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा। तो पुरानी पीढ़ी को उस नए परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, बैठाना चाहिए। लेकिन ये भी स्वाभाविक है कि वो अपनी उम्र के कारण और बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण वो उसमें अपने आप को फिट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि नई पीढ़ी इस बात को देखे कि भाई हम अपने पुराने लोगों को किस तरह से समझा सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि पुरानी पीढ़ी की हर बात गलत हो या नई पीढ़ी की हर बात सही है, ये भी नहीं है। पुरानी पीढ़ी अपने अनुभव से जीवन में लचीलापन और समझदारी सीखती है। बिल्कुल। अनुभव तो अनुभव जो है वो केवल उम्र दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती। अपने जीवन में सबसे पहली बार हमने रेडियो देखा था जब हम 8-9 साल के थे। हम घर में लगाते थे, हमारे आया था और मोहल्ले वाले लोग रेडियो की समाचार सुनने आते थे जी। और अब अगर मैं जो मेरे पोते पोती हैं उनसे पूछूं कि ऐसा रेडियो होता है, बोले ये क्या चीज़ होती है। तो अब उन्होंने यूट्यूब देखा है और व्हाट्सएप देखा है और ये सब टीवी या रेडियो में भी क्रांति आ गई कि रेडियो पहले एक सेट होता था, ट्रांजिस्टर होता था। और उस ट्रांजिस्टर को जो आपके ज़माने के लोग हैं या उससे जो पुराने लोग हैं वो एक साथ रखकर चौपाल पर सुना करते थे। लेकिन आजकल रेडियो जो है ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पॉकेट में पहुंच गया। बिल्कुल। अब तो मोबाइल लीजिए और दुनिया भर का कोई भी रेडियो स्टेशन लगा लीजिए। हालांकि मैं ये महसूस करता हूँ कि नई पीढ़ी जो है उसमें एक कमी आ गई है और शायद वो कमी हम लोगों की हुई। आजकल नई पीढ़ी ना हर चीज को आर्थिक मूल्यों पर तोलती है। क्यों तोलती है? ये शायद हमारी सामाजिक जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि जिसके पास पैसा है तो वो अगर कोई साहित्यिक कार्यक्रम है उसमें भी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि उनके वही जा रहा है, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम है तो पैसे को ज्यादा सम्मान मिल रहा है। तो उसका नतीजा होता है कि नई पीढ़ी के लोग इससे आकर्षित होते हैं और वो कहते हैं हर चीज को पैसे से
तोड़ लो, पैसा है तो सब कुछ है। तो पैसा कमाना ही एक उद्देश्य रह गया है और इस चक्कर में अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक विचार ये भी आता है कि युवा वर्ग ये समझता है कि जो हमारे अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो आदर्श संस्कारों और सबको एक तरीके से अपने साथ लेकर कहीं ना कहीं हमें बंधन में मानते हैं। उसके उलट माता पिता, अभिभावक और बुजुर्गों का ये मानना है कि अपने दैनिक क्रियाकलापों में या किसी भी कार्य को करते समय हम अपनी छवि, अपने संस्कार और चरित्र को दांव पे रख रहे हैं। तो ये जो आपस में क्लैश है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को दर्शाता है। यस, देखिए आपने बिल्कुल सही बात की और मैं अपने बच्चों को ये बात समझाता भी हूँ कि पैसा जो है ना वो सब कुछ नहीं दे सकता आपको। जी जी। आप पैसा कमा लोगे लेकिन आप सोने की रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल सही बात। रोटी आपको गेहूं की खानी है। जी जी। और गेहूं की रोटी खाने के साथ साथ जो आवश्यकता के समय आपकी सहायता कर दे वो जरूरी नहीं है केवल पैसा ही करे। आपका पड़ोसी, आपका संबंधी, और कई बार ऐसे मौके आते हैं कि पैसा वैसा सब कुछ धरा जाता है और आपको केवल आवश्यकता होती है मानवीय सहायता की। जी। और अब हम सारे संबंधों में मानवीयता नहीं लाएंगे तो आपका सारा आर्थिक तंत्र चरमरा जाएगा। तो इसलिए आजकल के पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते नाते दोस्त मित्र रह गए हैं उनका दायरा सीमित होता जा रहा है, वो सीमित नहीं होना चाहिए। थोड़ा व्यापक करें, थोड़ा उसको व्यापक करें। और व्यापक होने का तरीका यही है कि कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने में 1 या 2 बार अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से मिलें जुलें और उनके हालचाल पूछें। उससे हमारा एक भावनात्मक एकता भी होती है, हमारे विचार भी एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की परिस्थिति और एक दूसरे के दुख दर्द को जानने समझने की शक्ति भी आती है। अब सीनियर मेंबर का फर्ज यही होता है कि देखिए अगर उसके 2 बच्चे भी हैं जैसा कि आजकल चला है, तब भी ये जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चों का मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर एक समान। जी, अब वो अगर एक परिवार में रह ही रहे हैं तब ये जो पुरानी पीढ़ी वाला व्यक्ति है उसका ये काम होता है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज में कमजोर है तो वहाँ पर उसको सपोर्ट दे, और कोई बच्चा किसी चीज़ में सक्षम है, शक्तिशाली है, तो उसको इस बात के लिए प्रेरित करे कि भाई देखो यहाँ तुम इस जगह सक्षम हो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा और रिश्तेदार इस मामले में कमजोर है, हमें जीवन में साथ मिलजुल के बढ़ना है। तो एक अच्छा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाना जो है घर के बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है और बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहिए। और शुरू से इस बात के लिए कोशिश करना चाहिए कि बच्चे उनकी बात को तार्किक ढंग से समझ सकें। आजकल परेशानी यही है कि बड़े लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी अपने अनुभव जी समेटे हैं वही अंतिम सत्य है। कि हमारे परिवार में 1-1, 2-2 बच्चे हो गए, बच्चे सीमित हो गए, हालांकि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन इस बढ़ने के बावजूद भी हम अकेले हो रहे हैं, हमारी सामाजिकता कम हो जा रही है, हमारे सामाजिक उठने बैठने की जगह कम हो चली जा रही है। वो सारी चीज़ जो है मोबाइल ने या यूट्यूब में इन सब चीज़ों ने ले ली है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम एक दूसरे से मिले जुले ज़रूर, तभी हमें मालूम चलेगा कि दूसरी परेशानी क्या है और कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। और किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा भी था, तो जब 2 लोग बातचीत करते हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे से कुछ लेते और देते हैं ज़रूर, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी हो या कितना ही छोटा से छोटा आदमी हो, तभी उनमें सार्थक बातचीत होती है। और जब बातचीत होती है तभी कोई ना कोई नया विषय निकल के आता है। आप हर विषय के तो सर्वगुण संपन्न तो होने, छोटे छोटे आदमी आपको कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज दिखा देते हैं। किसी चीज को आप छोटी चीज समझ के चलेंगे तो आप जो है सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। हर छोटी सी छोटी चीज में हमेशा कोई ना कोई नया निकलेगा। पीढ़ी का अंतर उस विकासशील दुनिया का एक स्वाभाविक परिणाम है जिसमें हम रहते हैं। हालांकि ये मूल्यों, विश्वासों और संचार में अंतर पैदा कर सकता है, लेकिन इन अंतरों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना आवश्यक है। सम्मानजनक संवाद और समझ के माध्यम से पीढ़ी अंतराल को पाटने के लिए सक्रिय रूप से काम करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो सभी पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता को महत्व देता है। अंततः पीढ़ी का अंतर एकता का पुल बन सकता है जो हम सभी को साझा अनुभवों और ज्ञान के ताने बाने में जोड़ता है। नूतन पीढ़ी इस अनुभव से जब निस्वार्थ भाव कल्याण करे, समावेशन शुभता का करे और दावेदारी का त्याग करे। पहली पीढ़ी बस जिद न करे, परिवर्तन को स्वीकार करे। नव पीढ़ी भी ये ध्यान धरे, जो करे सोच विचार करे। परिणाम सदा होंगी सुखकर, दोनों युगों की इसमें होगी महक।